न्यू स्टोरी द बिलियनेयर ट्रायल आरएस नोवेल स्टोरी। CH1 मुंबई का सबसे बदकिस्मत लड़का अर्जुन वर्मा, मुंबई में रहने वाला एक साधारण सा छात्र जो अपने जीवन में आई परेशानियों से जूझता रहता है। वो सुबह कॉलेज जाता और फिर उसके बाद शाम को होटल में काम करने जाता था। इस तरह ही उसकी जिंदगी चल रही थी कि एक दिन जब वो कॉलेज से आकर होटल में काम कर रहा था, अर्जुन ने वेटर वाले कपड़े पहने हुए थे और साथ ही चेहरे पर एक चश्मा भी लगाया हुआ था। जब वो टेबल नंबर 8 से मंगाई खाने की चीज को लेकर जा रहा था, तब उसे दूर से टेबल नंबर 8 पर अपने कॉलेज के दोस्त दिखे, जिन्हें देखकर वह रुक गया। आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर अर्जुन अपने कॉलेज के दोस्तों को देखकर आखिर रुक क्यों गया। दरअसल ये वही लोग थे जो कॉलेज में अर्जुन को परेशान करते थे। अर्जुन ने जब उन्हें देखा तो उसे एक वाकया याद आ गया, जहां वो कॉलेज की कैंटीन में बैठा हुआ था और उसके सामने एक लड़की बैठी हुई थी और वो उसी लड़की के साथ बैठकर खाना खा रहा था। तभी टेबल 8 पर बैठी लड़की ने ही उसे उस लड़की के सामने बेइज्जत किया था, और फिर जब उनका इन सब से मन नहीं भरा तो उन्होंने आखिर में उस लड़की के साथ मेरी एक पोस्ट डाली थी। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि मैं इस लड़की के बच्चे का बाप हूं, जिससे मेरी और उस लड़की की बहुत ही बेइज्जती हुई। फिर उस दिन के बाद उस लड़की ने कभी भी मुझसे बात नहीं की, पर उसे फिर भी उसे बाकी के लोगों के ताने सुनने पड़ रहे थे। पर फिर एक दिन परेशान होकर वो मेरे पास आई और वो गुस्से में बोली, तुम्हारी वजह से मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा है। अरे, मुझे तो तुम जैसे बेवकूफ से बात भी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे क्या पता था कि तुम्हारी इन सभी लोगों में यह इज्जत है। अरे, मैंने तो तुम्हें एक अच्छे घर का समझा था, पर तुम तो बहुत ही लीचड़ घर से हो। इतना कहकर वो लड़की बिल्कुल बेवकूफ कहकर चली गई और इसके बाद सभी लोग हंसने लगे। ये वो लोग थे जो अर्जुन की बेइज्जती होते हुए देखना चाहते थे। तभी एक लड़की, जिसका नाम खुशी था, ने कहा, गाइस, लगता है किसी की बीवी ने अभी उसे बिल्कुल बेवकूफ कहा है। सब लोग हंसने लगे। अर्जुन अभी अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि पीछे से एक आवाज आए, तू कहां पर खोया हुआ है, निकम्मे, सुअर की औलाद, तू यहाँ क्या कर रहा है। वहां टेबल नंबर 8 पर बैठे लोग कब से खाने आने की राह देख रहे हैं। अर्जुन ने माफी मांगते हुए कहा, माफ करिए सर, मैं अभी देखा आता हूं। और वह बिना किसी देरी के वहां पहुंचा। उसने देखा कि टेबल नंबर 8 पर कुल 4 लोग बैठे हुए थे, जिनमें से 2 लड़के और 2 लड़कियां थीं, जो उसी अर्जुन की उम्र के थे। पहले लड़के का नाम राहुल और दूसरे लड़के का नाम आयान था। ये दोनों ही अमीर घर से ताल्लुक रखते थे, जिसकी वजह से इन दोनों का घमंड काफी ऊपर पहुंच गया था। अर्जुन ने बड़ी ही इज्जत के साथ उन सभी के सामने उनका खाना रखा। तब अजय ने कहा, अच्छा, तो तू यहाँ काम करता है, लीचर। जिस पर अर्जुन ने कुछ भी नहीं कहा और बोला, आपको अगर कुछ भी चाहिए तो मुझे बुला लेना सर। वो वहां से जा ही रहा था कि अजय ने अपने साथ बैठे सभी लोगों से कहा, क्यों हम इसे परेशान करें। जिस पर दूसरा लड़का, जिसका नाम राहुल था, बोला, बहुत मजा आने वाला है। वो लड़कियां भी खुश हो जाती हैं, जो दोनों ही मिडिल क्लास घर से थीं, पर उन्हें किसी अमीर घर के बेटे को अपना फ्यूचर का पति बनाना था। इसलिए वो दोनों लड़कियां खुश होते हुए उनकी उस शरारत में साथ देने को मान जाती हैं। इसके बाद फिर अजय बैल बजाता है और तभी वहां पर अर्जुन आ जाता है और बोला, जी बोलिए। जिसके बाद राहुल बोला, तुम यहाँ की सबसे अच्छी शराब लेकर आओ। अर्जुन उनके लिए एक अच्छी सी शराब लेकर आ जाता है, जो मुंबई की 5 सबसे महंगी शराबों में से एक थी। अर्जुन जाने वाला ही था, तब उन 2 लड़कियों में से एक लड़की ने शराब को इस तरह से रखा कि अर्जुन की प्लेट से वो शराब नीचे गिर जाती है। ये देखकर अजय उठा और अर्जुन का कॉलर पकड़ते हुए बोला, तू मेरी दोस्त के कपड़े गंदे कर दिए हैं। तू जानता भी है तूने कितने महंगे कपड़ों को खराब कर दिया है। राहुल ने उसका साथ देते हुए कहा, और वो बहुत ही नामी कंपनी की ड्रेस थी, ये सॉल्व कंपनी की थी। आसपास के लोग बातें करने लगे थे। तभी अर्जुन को किसी औरत की आवाज सुनाई दी, जो बोली, इस जैसे निकम्मे को रखना नहीं चाहिए। मैं इस ऐसे होटल में कभी भी नहीं आऊंगी जहां पर इस जैसे को रखा जाता हो, जिसे अपने कस्टमर को सर्व करना भी नहीं आता हो। जिसके बाद पता नहीं ऐसी कितनी आवाजें अर्जुन को सुननी पड़ रही थी। आसपास ऐसा शोर होते हुए देखकर होटल का मैनेजर वहां पर पहुंच गया था। उस आदमी का नाम आकाश नीलम था, जो उस हल्ला होने वाली जगह पर पहुंच गया था। वो आते हुए अजय से पूछा, सर क्या हुआ, इसने क्या गलती कर दी। जिस पर अजय ने जवाब दिया, तुम पूछ रहे हो इसने क्या गलती की है। इसने एक तो शराब गिरा दी थी, वो तो चलो मैं माफ कर देता, पर इसने मेरी गर्लफ्रेंड के कपड़े खराब कर दिए, जो कि सॉल्ट कंपनी के थे। होटल के मैनेजर ने जब ये देखा तो वह समझ गया था कि यह लड़का उसके होटल के इस मामूली से वेटर को नीचा दिखाना चाहता है।
जिसके बाद उसने भी उसी की चमचागिरी करते हुए कहा, आप चिंता मत करिए, हम इस वेटर को बहुत ही कड़ी सजा देंगे, जिससे ये ऐसी गलती आगे से ना कर पाए। और इसकी माफी के तौर पर हमारे होटल में आपका सारा बिल फ्री कर दिया है। CH2 फटीचर की गर्लफ्रेंड अजय बोला, मैं इसे इस बार तो छोड़ रहा हूं, पर यह मुझे यहां नहीं दिखना चाहिए। जिसके बाद अजय वहां से अपने साथियों के साथ चला जाता है, पर अर्जुन की तो नौकरी खतरे में आ गई थी। वो इस वक्त होटल के मैनेजर के सामने खड़ा हुआ था। मैनेजर इस वक्त बहुत ही गुस्से में अर्जुन को देख रहा था और गुस्से में चीखते हुए बोला, तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता है। तूने आज हमारा बहुत नुकसान करवा दिया है। मैं तुझे यहाँ पर और नहीं सहन कर पाऊंगा। तू यहाँ से अभी के अभी निकल जा, और हाँ, तेरी सैलरी से मैं उसके खाने का बिल लूंगा, इसलिए अभी के अभी तू यहाँ से जा सकता है। अर्जुन बोला, पर सर, मैं इतनी रात को कहां पर भटकूंगा? जिस पर मैनेजर बोला, मुझे कुछ भी पता नहीं। अगर तू यहां ऐसे ही रहा, तो पता नहीं कब मेरा ये होटल खंडहर बन जाए। और तूने पता नहीं कितने लोगों को अपना दुश्मन बना के रखा हुआ है। अर्जुन इसी होटल के एक छोटे से कमरे में रहता था, इसलिए अर्जुन ने उस मैनेजर से कल जाने को कहा था, पर मैनेजर नहीं माना और उसे अभी ही जाने को कहा। पर अर्जुन ने कोशिश की कि मैनेजर का दिल पिघल जाए और वह उसे बस आज रात को यहीं रुकने दे। जब मैनेजर ने देखा कि अर्जुन यहां से जाने वाला नहीं है, तो उसने 4 सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और कहा, इस वेटर का सामान लेकर बाहर फेंको और इसकी थोड़ी अच्छी खातिरदारी भी करना। जिसके बाद 2 हटे कट्टे सुरक्षा गार्ड उसका सामान लेकर आए और 2 सिक्योरिटी गार्ड ने उसकी खातिरदारी की, और फिर अर्जुन को उसके सामान के साथ बाहर फेंक दिया गया। अर्जुन ने किसी तरह से अपना सामान उठाया। उसके सामान में ज्यादा कुछ नहीं था, बस कॉलेज की किताबें, कुछ कपड़े और एक कीपैड फोन था। जैसे तैसे वो पास ही के रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और वहां के यात्रियों के बैठने की जगह पर अपने सामान के साथ बैठ गया और रोते हुए बोला, भगवान, आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा किया? मैंने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, तो आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी उसका हाथ अचानक अपने पैर पर रख गया, जिससे अर्जुन की एक बहुत तेज चीख निकली और उसके आंखों से आंसू आने लगे। ऐसे ही अपनी लाइफ को कोसते हुए अर्जुन को कब नींद आ गई, उसे पता नहीं चला। अगले दिन अर्जुन मुंबई में अपनी नौकरी के लिए भटक रहा था, पर उसे किसी भी होटल में नौकरी नहीं मिली। थक हार कर वो होटल के सामने खड़ा था। फिर उसे थोड़ी दूरी पर एक मेडिकल दिखा और वो उस तरफ चलते हुए मन ही मन बोला, ऐसा मेरे साथ कितनी बार हुआ है। मैं यहां भी जाता, वहां पर ये लोग आकर मेरी नौकरी को छुड़वा देते या फिर मुझे वहां पर इतना जलील करते कि मुझे थक हार कर खुद ही वो नौकरी छोड़नी पड़ती थी। पर कल भी ऐसा हुआ था। मैं पता नहीं कब तक ऐसे ही भटकता रहूंगा। जिसके बाद अर्जुन उस बड़े मेडिकल में पहुंच जाता है। वो अंदर आते हुए आसपास की चमकदार लाइटों को देखकर मेडिकल के मालिक के पास पहुंचा। तब उसने मेडिकल के मालिक से कहा, सर, क्या आप मुझे अपने मेडिकल में काम दे सकते हैं? मेडिकल के मालिक का नाम सुभाष चंद्र था। उसने नीचे से ऊपर तक देखा तो उसे दिखा कि ये लड़का 18 साल का है और उसकी आंखें नीली और चेहरा गोरा है। सुभाष चंद्र बोला, तुम देखने से तो अच्छे लग रहे हो, पर तुम्हारे ये फटीचर वाले कपड़े नहीं चलेंगे। जिस पर अर्जुन बोला, ठीक है, मैं अपने लिए आज ही अच्छे कपड़े सिलवा लूंगा। फिर अर्जुन ने सैलरी को लेकर बात की और वहां से निकल गया था। आज पूरे दिन उसने अपना काम किया। फिर उसके फोन पर एक कॉल आया। वो कॉल उसकी गर्लफ्रेंड का था। वो बोली, अर्जुन, क्या हम आज मिल सकते हैं? अर्जुन ने तुरंत ही हाँ कर दिया। फिर वो अपने किराए के कमरे पहुंचा, जो उसने कुछ दिन पहले लिया था। फिर वो वहां से तैयार होकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चला गया। अर्जुन रास्ते में जाते हुए मन ही मन बोला, अगर धानी, तुम मेरी जिंदगी में ना होती, तो मैं शायद ही जिंदा रह पाता। एक तुम ही थी, जिसकी वजह से मैं अब तक जिंदा रह पाया हूं। कुछ देर बाद अर्जुन उसीलने के लिए पहुंच जाता है और वहां से अर्जुन और धानी दोनों मिलकर छोले कुलचे की दुकान पर पहुंचते हैं। वहां पर दोनों ने साथ में ही खाना खाया और फिर से मैदान में जाकर बैठ गए। फिर धानी ने बात की शुरुआत करते हुए कहा, आखिर तुम धन की नौकरी क्यों नहीं करते हो? तुम इतने काबिल हो, और जब से हम मिले हैं तुमने मुझे एक भी गिफ्ट नहीं दिया है। अर्जुन बोला, तुम जानती हो कि मैंने तुमसे कहा था, बस थोड़ा और सब्र करो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। धानी गुस्से से बोली, सब अपने आप नहीं ठीक होगा अर्जुन। उसके लिए मेहनत करनी होगी ताकि सब ठीक हो सके और तुम्हारी हालत ठीक हो सके, समझे? अर्जुन बोला, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती हो। जिस पर धानी बोली, जब कोई लड़का लड़की को प्रपोज करता है तब वो उसे महंगा गिफ्ट भी देता है, पर तुमने तो मुझे उस वक्त कुछ भी नहीं दिया था और तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बोल रहे हो। जिसके बाद धानी गुस्से में वहां से चली गई।
अर्जुन इस बार फिर से फोन बजा और जब अर्जुन ने फोन को निकालकर देखा तो उसने कुलदीप का नाम दिखा रहा था। उसका फोन देख अर्जुन की सब परेशानी एक पल दूर हो गई और उसने उसका फोन उठा लिया। फिर दूसरी तरफ से आवाज आई, अर्जुन तू 2 दिन से कॉलेज नहीं आ रहा है। जिस पर अर्जुन बोला, कुछ नहीं भाई, बस थोड़ी परेशानी थी जिंदगी में। दूसरी तरफ वाला बोला, तू जानता है ना, नो टेंशन नो फिकर, कुलदीप इज हियर। इस पर अर्जुन को हंसी आ गई और वो बोला, हाँ मैं जानता हूँ, अच्छा चल हम कल कॉलेज में मिलते हैं। जिसके बाद अर्जुन अपने अपार्टमेंट में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसे अपनी जिंदगी की जिल्लत और कठिनाइयां फिर से याद आए। वह सोचने लगा, आखिर और कितनी जिल्लत होनी अभी बाकी है। क्या मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे चीट करेगी? ये सब जानने के लिए अर्जुन को अगले दिनों में क्या सामना करना पड़ेगा, यह उसे अभी पता नहीं था। अर्जुन की जिंदगी में एक तरफ प्यार और दोस्ती की मजबूत उम्मीदें थी, तो दूसरी तरफ वह अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थितियों के बोझ तले दबा हुआ महसूस कर रहा था। उसकी आगे की जिंदगी में क्या मोड़ आएंगे, यह अभी देखना बाकी था। CH3 फटीचर को धोखा। अर्जुन अपने अपार्टमेंट से निकलकर अपनी नई जॉब के लिए चला जाता है। वहां उसने आज का दिन बड़े ही अच्छे से और मालिक की हर बात मानते हुए बिताया था। फिर अर्जुन वहां से करीब रात के 11 बजे निकलकर अपने कमरे पर पहुंच जाता है, जहां वो आज भूखा ही सो जाता है क्योंकि उसने जो शाम को धानी को जो खाना खिलाया था उसमें उसकी लगभग 3 दिनों की सैलरी खत्म हो गई थी। इसलिए उसने आज भूखा ही सोने का फैसला किया। जिसके बाद अर्जुन चुपचाप सोने की कोशिश करता है पर उसे नींद नहीं आती है। दरअसल अर्जुन जब भी उसे खाना खिलाने के लिए ले जाता था, उस दिन अर्जुन भूखे पेट सोता था। अगले दिन वो अपने कॉलेज जाता है, जिसका नाम मुंबई मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी था, जहां से अर्जुन डिग्री की पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज के गेट पर ही उसे उसका सबसे अच्छा दोस्त मिल जाता है, जिसका नाम कुलदीप था। कुलदीप उसी की ही उम्र का था। उसकी बुरी आंखें और काले रंग के बालों में वो बहुत ही हैंडसम लगता था। कुलदीप काफी अमीर था, पर उसे बिल्कुल भी घमंड नहीं था कि वो कितना अमीर है। पर उसने जितने भी दोस्त बनाए थे, वो सब उसके पैसे के लिए ही उससे दोस्ती करते थे। पर उसे एक दिन अर्जुन मिला, जिसने उससे उसके पैसे के लिए नहीं, बल्कि उसके व्यवहार के लिए दोस्ती की थी। ये देखकर कुलदीप को अपना सबसे अच्छा दोस्त मिला। तब कुलदीप ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, तू इतनी देर कहाँ लगाता है? जिस पर अर्जुन बोला, मुझे माफ करना, मुझे कुछ काम आ गया था। जिस पर कुलदीप बोला, ठीक है अब चले। जिसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ अपनी क्लास में पहुंच गए, जहां पर उन्होंने देखा कि धानी आज उससे काफी दूर बैठी थी और राहुल की सीट के काफी पास भी। जिसे देखकर अर्जुन मन में बोला, जरूर ये मुझसे कल के लिए गुस्सा होंगी। बस धानी, 14 फरवरी का इंतजार कर लो। उस दिन तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हें प्रपोज भी करूंगा और तुम्हें एक गिफ्ट भी दूंगा, जिसे देखकर तुम बहुत ही खुश हो जाओगी। फिर अर्जुन ने अपनी नजर फेर ली, पर अर्जुन ने एक बात नोटिस नहीं की थी कि जहां राहुल बैठा था, धानी उसके आगे बैठी थी और राहुल उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था और इस देखकर धानी भी मजा ले रही थी। और फिर धानी ने राहुल से कहा, बेबी 14 फरवरी का इंतजार करो। जिस पर राहुल बोला, जाने मन, बस ये दिन ही तो नहीं कट रहे हैं। जिस पर धानी बोली, उस दिन हम खूब खेलेंगे। ये सब कुलदीप ने देख लिया था। जब कुलदीप ने देखा कि धानी अर्जुन को धोखा दे रही है तो उसे ये देखकर बहुत ही गुस्सा आया। उसने सोचा ये सब अर्जुन को बताने की, पर रुक गया। फिर उसके मन में आया कि कहीं वो उसे गलत ना समझ ले और मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त को नहीं खोना चाहता। उसने आवाज से अपनी आंखें फेर ली, पर तब कुलदीप ने अर्जुन से कहा, तूने 14 तारीख को लेकर अगर प्लान किया है तो तू मेरे साथ चल, हम दोनों यार कहीं घूमने चलते हैं। अर्जुन ने मना करते हुए कहा, माफ करना कुलदीप, पर मैं उस दिन धानी को एक अच्छा सा गिफ्ट देकर उसे प्रपोज करना चाहता हूँ, और तुम्हें पता है कि उसका जन्मदिन भी है। अर्जुन ने कहा, तू पूछेगा नहीं कि मैं उसे कौन सा फोन दूंगा? जिस पर कुलदीप ने ना चाहते हुए पूछा, कौन सा फोन दे रहा है भाई? अर्जुन बोला, मैं उसे सैमसंग कंपनी का फोन दे रहा हूँ। कुलदीप बोला, तेरे पास इतना पैसा कैसे आया? जिस पर अर्जुन ने बात को बदलना चाहा, पर कुलदीप समझते हुए कहा, सही सही बताना, समझे? दोनों क्लास से चलते हुए कैंटीन में पहुंच गए थे और दोनों ही खाना खा रहे थे। तब कुलदीप ने कहा, तू मेरी कसम खा, वैसे भी तेरा कोई नहीं है। जिस पर अर्जुन ने उसकी कसम खाते हुए कहा, तेरी कसम, मैं अब सच बोलूंगा। कुलदीप बोला, अब बोल, और हाँ, सच बोलना। अगर तूने झूठ बोला तो तूने जो मेरी कसम खाई है उससे मैं कहीं मर ना जाऊं। अर्जुन बोला, हाँ बाबा, मैं सच बोलूंगा, अब तू बोलने तो दे। जिसके बाद अर्जुन बोला, मैं कई महीनों से पैसे बचा रहा था धानी के गिफ्ट के लिए।
इन दिनों मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। अर्जुन की बात सुनकर कुलदीप को गुस्सा आया कि धानी ने पैसे के लिए एक अच्छे दोस्त को धोखा दिया है, जिसने अपनी खुशी को छोड़कर उसकी खुशी के लिए अपनी खुशी को दबा दिया। पर ये क्या समझेगी, जब से ये अर्जुन के साथ आए है तब से इसने मेरे दोस्त का इस्तेमाल किया है। कुलदीप बोला, अब बहुत हुआ, चाहे कुछ भी हो, मैं अपने दोस्त को यूं ही किसी से धोखा नहीं मिलने दूंगा, चाहे मुझे अर्जुन की नफरत का सामना करना पड़े। मैं इसके लिए भी तैयार रहूंगा। कुलदीप ने फिर अर्जुन की तरफ देखा, जो खाना खा रहा था, उसे रोकते हुए कहा, मैं तुम्हें धानी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जिस पर अर्जुन बोला, हाँ बताओ। कुलदीप बोला, वो तुम्हें धोखा दे रही है। इसे सुनकर अर्जुन का गुस्सा आ गया और वो बोला, तुम मेरे बारे में कुछ भी कह लो, पर धानी ऐसा नहीं कर सकती। कुलदीप ने फिर उसे क्लास के बीच में उन दोनों की हरकत के बारे में बताया, जिससे अर्जुन को गुस्सा आ गया था। और अर्जुन बोला, तू जानता है कि मुझे खुद से ज्यादा धानी पर विश्वास है, पर फिर भी तू मेरी धानी के बारे में ऐसा कह रहा है। कुलदीप को समझ में आ गया कि जब तक अर्जुन खुद अपनी आंखों से नहीं देख लेगा, तब तक वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। जिस पर कुलदीप ने अर्जुन से माफी मांगते हुए कहा, अब अपने दोस्त को इतना माफ भी कर दे। क्या अर्जुन कुलदीप की इस बात पर उसे माफ करेगा? और क्या अर्जुन को धानी की हरकत के बारे में पता चलेगा? कैसे कुलदीप सच्चाई को सबके सामने लाएगा? यह आगे की कहानी में देखने को मिलेगा। CH4 क्या छुपा रहा है फटीचा। दोनों दोस्त आज घूमने के लिए गए थे। अर्जुन कुलदीप की महंगी गाड़ी में बैठकर सबसे पहले खाना खाने के लिए जा रहा था। तब उसने कुलदीप से कहा, आज का सारा घूमना फिरना सब मेरी तरफ से, और हाँ, तू इसके लिए मना नहीं कर सकता है, और दिनों की तरह। इस पर अर्जुन बोला, ठीक है। दरअसल जब कुलदीप उसे कुछ भी पैसा खर्च कराने के लिए अपने साथ लेकर जाता या उसे नए कपड़े दिलाने के लिए जाता था, तो उस समय अर्जुन उसे मना कर देता था। ये सुनकर कुलदीप ने पूछा, जैसा तूने बताया था कि तू अनाथालय में पला बड़ा है। जिस पर अर्जुन बोला, हाँ भी और ना भी। इस पर कुलदीप बोला, मतलब? अर्जुन बोला, माफ करना, मैं अभी बता नहीं सकता हूं। मेरी कुछ मजबूरियां हैं जो मुझे इस बात को बताने से रोक रही हैं। इस पर कुलदीप बोला, ठीक है, पर तू भी मुझसे वादा कर, जैसे ही तेरी ये मजबूरियां हटेंगी तो तू मुझे सब बता देगा। अर्जुन ने भी कुलदीप की बात पर वादा कर दिया। फिर अर्जुन बोला, तो हम सबसे पहले कहां पर जा रहे हैं? इस पर कुलदीप बोला, मसाज कराने के लिए। इस पर अर्जुन बोला, किसी ठीक सी जगह पर लेकर चलना, मैं नहीं चाहता हूं कि वो बदमाश वहां मिले। इस पर हंसते हुए कुलदीप बोला, अले ले, बच्चे को बदमाश से डर लगता है। इस पर अर्जुन ने उसे हल्का सा मुक्का मार दिया। ऐसे ही दोनों हंसते हुए और बात करते हुए मसाज कराने पहुंच गए। अर्जुन जब वहां से निकला तो उसे बहुत ही शांति मिली, जिसे देखकर कुलदीप बोला, इसलिए मैं तुझे यहां पर लेकर आया था। तू लगातार काम करता रहता है, कभी इसे भी देख लिया कर। इस पर कुलदीप ने उसे कुछ देर ज्ञान दिया। फिर दोनों कॉलेज से थोड़ी दूरी पर एक होटल पर पहुंचे, जहां दोनों ने ही पेट भरकर खाना खाया। फिर दोनों वहां से अपने रास्ते के लिए चले गए, जहां कुलदीप हॉस्टल गया हुआ था और अर्जुन अपने रेंट के कमरे में पहुंच गया था। फिर वो अपनी नौकरी पर पहुंचा, जहां से वो 11 बजे अपने रेंट की कमाई पर आया और उसने फिर अपने कमरे पर खाना खाया। फिर अर्जुन अपनी बिस्तर पर लेट गया और सोते हुए कहा, आज 13 तारीख है और कल 14 फरवरी है, और मैं कल ही धानी को प्रपोज कर दूंगा। जिसके बाद वो सो गया। अगले दिन की सुबह से कॉलेज गया, पर उसे कहीं पर भी धानी नहीं दिखी, जिसे देखकर लगा कि शायद वो किसी काम से रुकी होगी। और फिर वो कॉलेज से निकलकर अपने कमरे होते हुए वहां से मेडिकल की नौकरी के लिए निकल गया था। वहां जाकर उसने सुभाष जी से कहा, मालिक, क्या आज मैं जल्दी छुट्टी ले सकता हूं? सुभाष जी, जो सीधी बात करने वाले और सुनने वाले थे, बोले, क्या किसी लड़की को प्रपोज करना है? जिस पर अर्जुन बोला, नहीं मालिक, दरअसल मैं अपने दोस्त कुलदीप के साथ खाने पर जा रहा हूं। ये वो लड़का है जिसका फोन आपके सामने कई बार आ चुका है। दरअसल सुभाष एक बड़े ही शक करने वाले आदमी थे, इसलिए जब भी अर्जुन पर किसी का फोन आता तो वो सबसे पहले देखते थे कि इस अनाथ पर किसका फोन आया है। सुभाष बोले, ठीक है, आज वैसे भी मुझे जल्दी घर जाना है। आज 8:30 बजे मेडिकल को बंद कर देंगे। जिस पर अर्जुन मान जाता है। जैसे ही 8:30 बजे अर्जुन जाने के लिए तैयार हो जाता है, तभी मेडिकल के फोन पर फोन आता है, जिसे देखकर वह सबसे पहले अर्जुन को जाने से पहले रोक लेता है। फिर सुभाष जी बोले, ये शायद किसी कस्टमर का फोन है। सुभाष ने फिर फोन उठाया और उनका मानना बिल्कुल सही निकला। यह उनके कस्टमर का ही फोन था। फोन के सामने वाला बोला, एक कैस्ट्रॉल भेज दो, जगह और पता ये सेंट्रल होटल है।
जिस पर सुभाष जी बोले, वैसे कैमरा नंबर क्या है? जिस पर सामने वाला बोला, 102। इसके बाद सुभाष जी ने अर्जुन को एक कैस्ट्रॉल दिया और उसे सब डिटेलिंग दे दी। इसके बाद अर्जुन सीधे सीधे जल्दी से होटल के अंदर जाते हुए लिफ्ट में पहुंच गया, जहां उसने सीधे 102 का बटन दबाया, और फिर अर्जुन वहां पहुंचने का इंतजार करने लगा। वहीं इस लिफ्ट में उसे अपना दोस्त मिला, ये और कोई नहीं, दरअसल कुलदीप था, जो उसे सच्चाई दिखाने के लिए उसके साथ आया था। कुलदीप ने कहा, चल मेरे भी तेरे साथ तेरी धानी के पास चलेंगे। जिस पर अर्जुन भी मान जाता है, और फिर दोनों ही लिफ्ट की मदद से कमरा नंबर 102 पर पहुंच जाते हैं, जहां अर्जुन ने डोर बेल बजाया और अंदर से एक आवाज आई, जिसे सुनकर कुलदीप मन में बोला, ये तो राहुल की आवाज है, पर अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया। वो बस अपनी धानी को प्रपोज करने के लिए बेताब हो रहा था। जिसके बाद एक लड़की ने दरवाजा खोला, जिसने अपने शरीर पर कंबल लपेटा हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे। उस लड़की ने उस कंबल के अलावा और कुछ भी अपने शरीर पर नहीं लपेटा हुआ था, और पीछे से राहुल आया, जिसने भी कंबल लपेटी हुई थी, वो भी आ गया। बस राहुल को छोड़कर धानी और अर्जुन दोनों ही हैरान थे। जिस पर सबसे पहले पहल अर्जुन ने की, और वो बोला, धानी तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या इसने तुम्हारे साथ गलत किया है? तुम मुझे बताओ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जिस पर धानी बोली, इसने मुझे प्रपोज किया और मुझे डायमंड रिंग गिफ्ट की है, और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। अर्जुन इस वक्त धानी की बातों को सुनकर जैसे तैसे अपने आंखों के आंसू को रोक रहा था। अर्जुन बोला, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जिस पर धानी बोली, पता है कितना करते हो। अगर प्यार करते ना तो तुम मुझे महंगा गिफ्ट देते, पर तुमने कुछ भी नहीं दिया। बल्कि राहुल ने अपना सच्चा प्यार दिखाया, इसने मुझे डायमंड रिंग गिफ्ट कर साबित किया है, जो तुम कभी भी नहीं कर सकते हो। आखिर क्या वजह थी धानी के धोखा देने की? क्या राहुल ने उसे किसी तरह की धमकी दी थी, जिससे धानी ऐसा काम कर रही थी? जानने के लिए पढ़ते रहिए च5 भिखारी या अमीर ज्यादा। जिसके बाद राहुल बोला, तुम किससे बात कर रही हो? चलो न जाने मन और खेलते हैं। जूस पर धानी ने अर्जुन के साथ से अपना मंगाया हुआ सामान ले लिया और उसे लेकर वहां अंदर चली गई। और फिर तभी अर्जुन नीचे जमीन पर बैठ गया था और रोने लगा। तब कुलदीप ने उसे उठाया और उसे अपने साथ लेकर हॉस्टल के कमरे में पहुंच गया था। वहां कुलदीप ने उसे खाली पड़े बेड पर बैठाया और उससे बोला, अभी मैं हूं ना, तो तू उसके लिए क्यों इतना आंसू बहा रहा है? जिस पर अर्जुन ने बोला, मैं उसके लिए नहीं रो रहा हूं, और मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैंने आखिर अपने प्यार में कहां पर गलती की थी। जिस पर कुलदीप बोला, तूने कहीं पर भी गलती नहीं की थी। अरे, वो धानी तेरे लायक नहीं थी। तुझे पता है, मैंने उस पर बहुत पहले से ही नजर बन के रखी थी। वो तेरे अलावा कई लोगों से दोस्ती की थी और ऐसे ही पैसे के पास भागती है। वो बस तेरा इस्तेमाल कर रही थी, क्लास के अमीर लड़की से दोस्ती करने में, और वो इसमें कमियां भी रही। मैंने तो तुझे पहले ही बताया था, पर तू तो उल्टा मुझसे ही गुस्सा हो गया था। जिस पर अर्जुन ने रोते हुए उससे माफी मांगी, और फिर अर्जुन बोला, तुम सही कह रहे हो, वो मेरे लायक नहीं थी, और मैं क्यों उसके लिए तो रहा हूं। जिस कुलदीप बोला, ये हुई ना मर्दों वाली बात। जिसके बाद कुलदीप बोला, चल अब तू फिर से मेरे साथ ऐसी कमरे में आ जा। मुझे पता है कि तू उसके लिए वहां पर रहता था, और इस बार मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। जिसके बाद अर्जुन कुलदीप को लेकर अपने हॉस्टल से निकल ही रहा था कि तभी उसे सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया, और वो बोला, क्या तुम दोनों अर्जुन वर्मा को जानते हो? जिस पर कुलदीप ने अर्जुन से पूछा, तुम्हें किसने लेटर भेजा है? जिस पर अर्जुन ने वो लेटर और सामान रख लिया, और उसके बारे में आने के बाद बताने को कहा। जिसके बाद दोनों जल्दी से जाकर उस कमरे से अर्जुन का सामान ले आए थे, और अर्जुन के रहने की बात कुलदीप ने फोन पर कर ली थी। जिसके बाद जब दोनों आराम से बैठे तो तब कुलदीप ने उससे उस लेटर के बारे में पूछा, तो फिर अर्जुन बड़ी ही शांति से बोला, वो सब जानने से पहले मुझसे एक वादा कर, अब मैं तुझे जो भी बताऊंगा तो तू उसे सुनकर मुझसे नाराज नहीं होगा। जिसे सुनकर कुलदीप बोला, ठीक है, बोल। अर्जुन बोला, क्या तुम वर्मा फैमिली के बारे में जानते हो? हाँ, ये वो ही फैमिली है जो पूरी दुनिया में सबसे अच्छे बिजनेस और व्यवहार के लिए जानी जाती है। ये पूरी दुनिया की नंबर 1 पर आने वाली फैमिली है, जो पैसे में सबसे ज्यादा ताकतवर है। बस इसने कभी भी अपने बारे में लोगों को ज्यादा कुछ नहीं बताया, पर तू इनके बारे में क्यों बात नहीं कर रहा है? जिस पर कुलदीप को वो ही लेटर पकड़ाते हुए अर्जुन ने कहा, तुम इसे पढ़ो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। इस वक्त कुलदीप को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बस अर्जुन के चेहरे की तरफ देख रहा था, और वो जो भी कह रहा था वो उसे चुपचाप मान रहा था।
उसने उस लेटर खोला और उसमें से एक कागज निकाला। जब कुलदीप ने उस कागज पर सोने की नक्काशी को देखा तो वो और भी तेजी से उस कागज को खोलकर पढ़ने लगा। तब अर्जुन ने कहा, इसे जोर से पढ़ो। जिस पर वह पढ़ने लगा उसमें लिखा था, मैं तुम्हारा पिता विजय वर्मा, आज तुमने अपनी ट्रेनिंग का एक पार्ट पूरा कर लिया है। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने परिवार में वापस आ जाओ। तुमने आज पैसे और लोगों को अच्छे से जान लिया है और जिससे तुम अपने परिवार में कुछ समय के लिए आ सकते हो और तुम्हें आगे जाकर अपने परिवार का बिजनेस भी संभालना है। आखिर तुम ही मेरे वारिस हो और तुम्हें पता है हम सब तुम्हारी राह देख रहे हैं। तुम्हारी बहन कल 12 बजे तुम्हें लेने आ रही है और उसके साथ तुम्हारी माँ भी आ रही है तुम्हें लेने के लिए। मैं जानता हूं कि तुम कितने उत्साहित होंगे अपने परिवार से मिलने के लिए। और हाँ बेटे, माफ करना कि मैंने तुम्हें ऐसे बिना ज्यादा कुछ बताए ही भेज दिया, पर मैं भी नहीं चाहता था कि तुम्हें उस उम्र में भेजूं, पर यह मेरी मजबूरी थी मेरे बेटे। ये हमारे परिवार की बरसों से चली आ रही एक परंपरा है जिसे मैंने तुम्हारी उम्र पर ही निभाया था। तब तुम्हारे दादाजी ने मुझे कुछ न बताए बिना ही भेज दिया था। उस समय मैं भी तुम्हारी तरह अपने पिता से गुस्सा था, पर मैं जानता हूं कि तुम मुझे और मेरी भावनाओं को समझोगे। कल मिलेंगे यार बेटे। जिसके बाद वो लेटर वहीं खत्म हो जाता है। जिसे बंद करने के बाद कुलदीप ने अर्जुन की तरफ ऐसे देखा जैसे उसे कुछ भी समझ में नहीं आया हो। फिर जब उसने अर्जुन की तरफ देखा तो वो थोड़ा इमोशनल था। जिसके बाद अर्जुन ने कहा, मैं समझाता हूं, मैं वर्मा बिजनेस ग्रुप का वारिस हूं और मुझे अपने परिवार से निकलकर एक अनाथ के तौर पर जीवन बिताने के लिए भेजा गया था। मुझे इस कॉलेज में पढ़ना था, इसलिए मैंने बहुत कुछ किया। इन सालों में मुझे पैसे की असली कीमत को समझना था। जब कुलदीप ने अर्जुन की जोश से भरी बातें सुनी तो उसे ये सोचकर अचंभा हुआ कि इतना शांत और चुप रहने वाला लड़का इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रहा था। पर फिर अर्जुन ने उसे समझाया कि उसने फिर से पहले वाले अंदाज में आते हुए कहा, यह मेरा असली सच है, मुझे तुमसे एक वादा और चाहिए। कुलदीप, जो अब तक स्थिति को समझ गया था, उसने कहा, कौन सा वादा? अर्जुन ने कहा, मैं चाहता हूं कि हम पहले की तरह दोस्त रहें। कुलदीप, नॉर्मल होते हुए, ने कहा, मैं इसके लिए तैयार हूं, पर तुम मुझे भूल मत जाना। अर्जुन ने जवाब दिया, तुमने मुझे मेरे बुरे दिनों में नहीं छोड़ा, तो मैं कैसे तुम्हें भूल सकता हूं? CH6 परिवार से मुलाकात। आप सब ने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि कुलदीप को अर्जुन की सच्चाई पता लग चुकी है और अर्जुन ने कहा था कि तू मुझे मेरे बुरे दिनों में नहीं भूला, तो मैं कैसे भुला सकता हूं? अब आगे। जिसके बाद दोनों ही हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे को गले मिलने के बाद दोनों कुछ देर बात करते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले दिन अर्जुन बहुत ही खुश था और उसने तैयार रहने का फैसला किया। तब कुलदीप बोला, मेरे हिसाब से अभी तुझे बाकी के लोगों से अपनी पहचान छिपा के रखनी चाहिए। जिस पर अर्जुन बोला, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं अपने घर पहुंचूंगा तब मेरे दादाजी ने जो मेरे लिए बॉडीगार्ड रखे हैं वो मुझे सौंप देंगे। वो इतने ज्यादा ट्रेंड होंगे कि वो हर वेपन से लेकर हर किसी के माहिर होंगे। अकेला कई सारे लोगों पर अकेला ही भारी होगा। और वैसे भी अगर मान लो कि वो मेरे पर उससे बचकर पहुंच भी गया तो वो मेरे से बचेगा नहीं। जिस पर कुलदीप चौंकते हुए बोला, क्या तुम्हें भी लड़ना आता है? जिस पर अर्जुन बोला, हाँ, दरअसल हमें ये सब बचपन में ही सिखा दिया जाता है। फिर अर्जुन ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ चलो और मेरे परिवार से मिलो। जिस पर कुलदीप बोला, मैं कैसे चल सकता हूं, मेरे पास तो धन के कपड़े भी नहीं हैं। जिस पर अर्जुन बोला, अरे मैं भी तो ऐसे ही जा रहा हूं। जिस पर कुलदीप मान गया। फिर दोनों सही से कपड़े पहनकर बाहर पहुंचे ही थे कि उन्हें एक जगह पर काफी भीड़ थी, जिसे देखकर उस गाड़ी में से कुछ बॉडीगार्ड निकले और उन सभी को दूर करने लगे। तब अर्जुन ने देखा तो इस रोल्स रॉयस की गाड़ी दिखी जिसमें से एक लड़की निकली और किसी का इंतजार करने लगी। उस लड़की की उम्र 16 साल की थी। उसके काले रंग के बाल जो उसने बांध रखे थे और उसने अपने आंखों पर काला चश्मा लगा हुआ था। उसे देखकर सभी लोग हैरान थे। तब एक लड़के ने कहा, किसकी किस्मत इतनी अच्छी निकली जिसने इसे पटा लिया है? जिस पर दूसरे ने बोला, ये जरूर अजय की दोस्त होगी जो उसे यहाँ लेने के लिए आई है। फिर तभी गाड़ी में से आवाज आई और आद्या ने पूछा, अर्जुन अभी आया या नहीं? जिस पर वो लड़की बोली, माँ भाई अभी नहीं आए। जिसके बाद एक लड़का अजय को बुलाने लाता है और उससे कहा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही है। जब उसने उस लड़की को देखा तो उसका दिल उस पर आ गया और बोला, बेशक मैं इसे ना जानता हूं पर मैं थोड़ी देर में पटा लूंगा। जिस पर अजय फिर उस लड़की को आवाज देते हुए बोला, डार्लिंग मैं यहाँ पर हूँ। ये सुनकर आद्या बोली, ये कौन है यहाँ जो मुझे इस तरह बुला रहा है?
आद्या ने बॉडीगार्ड की मदद से अजय को उठा लिया और अपने सामने बुला लिया। जीत ही वहां पर अर्जुन अपने दोस्त के साथ पहुंचा था और वो उस नजारे को देखने लगा। तब आद्या ने उसके पास आकर कहा, तो तूने अभी मुझे किस नाम से बुलाया था? जब बॉडीगार्ड ने उसे उठाया था तो ये देखकर अजय डर गया और वो अपने मन में बोला, इसका बात करने का तरीका कितना ज्यादा और इसका ऑरा कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर तभी उस गाड़ी से एक 40 साल की लेडी निकली थी और फिर उन दोनों ने उसे खूब पिटवाया, जिससे सब लोग हैरान थे। दरअसल जब सब ने अजय के मुंह से डार्लिंग शब्द सुना तो सब उसे चीयर करने लगे, पर उसकी ये हालत देख सब हैरान थे और कुछ लड़के उसका मजाक भी बनवा रहे थे। तब उस लड़की ने सभी बॉडीगार्ड को रोका और अजय की मुंह पर अपनी सैंडल की नोक को रखते हुए और उसे दबाते हुए कहा, मैं तुझे 1 मिनट दे रही हूं, तू यहां निकलने के लिए। जिसके बाद जैसे तैसे अजय उठा और वहां से जाने लगा ही था कि आद्या ने उसे रोका और वो बोली, सुन, अगर तुझे मुझसे बदला लेना हो तो मेरा नाम याद रख ले, मेरा नाम आद्या वर्मा है, समझे? जिसके बाद अजय वहां से चला गया था। अब सब लोग के जाने के बाद आद्या और सुधा को अर्जुन दिखा, जिसके बाद आद्या जाकर अर्जुन के गले लगते हुए बोली, भाई मैंने आपको कितना याद किया, अब आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? जिस पर अर्जुन ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अरे पगली, इसमें रोने की क्या बात है? फिर उसे चुप कराने के बाद अर्जुन ने अपनी मां के पैर छुए और उनके गले लग गया। अर्जुन इस बार अपने आप को रुआंसू होने से नहीं रोक पाया और अपनी मां से बोला, मां आप कैसी है? जिस पर सुधा जी, उसकी मां थी, वो रोते हुए बोली, मेरे बच्चे, तेरी मां तो ठीक है, पर तू बता तू कैसा है? तू अपनी मां को माफ कर दे कि वो तुझे जाने से नहीं रोक पाए। इन सब के इस इमोशनल सीन को किसी ने नहीं देखा, बस देखा क्योंकि बॉडीगार्ड ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। जिसके बाद अर्जुन अपनी मां से अलग हुआ और बोला, मां, तेरा बेटा समझ गया है कि आखिर क्यों पिता ने मुझे इस तरह भेजा था। जिस पर सुधा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तू सच में काबिल हो गया है अपने परिवार के बिजनेस को संभालने के लिए। तभी आद्या ने पूछा, भाई ये कौन है? जिस पर अर्जुन ने कुलदीप से उन दोनों का परिचय करवाया। कुलदीप, जो आद्या की खूबसूरती को देखकर उसमें को गया था, जब उसने अर्जुन के मुंह से अपना नाम सुना तो बाहर आ गया था। जिसके बाद सुधा ने कहा, अब हमको चलना चाहिए। जिस पर फिर अर्जुन और कुलदीप दूसरी गाड़ी में बैठ गए और फिर सब लोग वर्मा मैंशन की ओर चले गए। आखिर अब क्या होने वाला है ये जानने के लिए पढ़ते रहिए RS नॉवल स्टोरी। CH7 आद्या से मीनाक्षी कब वर्मा मैंशन, जो हर किसी के लिए किसी सपने से कम नहीं था। उस मैंशन में एक गाड़ी पहुंचती है जिसका स्वागत बड़ी ही शान से किया जाता है। फिर एक और रोल्स रॉयस आती है। दरअसल इन दोनों गाड़ियों में से जो पीछे आई थी उसमें अर्जुन की मां और उसकी बहन थे और अर्जुन पहली गाड़ी में अपने दोस्त के साथ था। जब वो गाड़ी रुकती है और उसका दरवाजा खुलता है तो उसमें से अर्जुन निकलता है और उसका दोस्त वहीं। फिर उसकी मां और उसकी बहन भी आ गई थी। वहीं पर आद्या इशारे से एक नौकरानी को बुलाती है और उससे बोलती है, दीदी जल्दी से थाली लेकर आओ। नौकरानी बोली, जी मैडम, मैं अभी लेकर आती हूँ। जिसके बाद पूजा की थाली आती है। तब कुलदीप धीरे से अर्जुन से बोलता है, इतनी इज्जत में कोई भी देता है किसी को, जिसे अर्जुन तो नहीं सुन पाता है पर आद्या जरूर सुन लेती है और वो बोली, हम हर किसी की इज्जत करना जानते हैं, चाहे वो हमारे घर का नौकर ही क्यों ना हो। जिसके बाद वो नौकरानी थाली लेकर आती है। फिर अर्जुन की मां उसकी आरती करते हुए अंदर चलने को कहती है। जिसके बाद वे दोनों अंदर पहुंच जाते हैं और फिर सब लोग बैठकर बातें करने में लग जाते हैं। तब ऊपर से सीढ़ियों से आए 40 साल के उम्र के आदमी का रौब अर्जुन से कहीं ज्यादा खतरनाक और गहरा था, जिसे देखकर अच्छे अच्छे लोगों की पैंट गीली हो जाती थी। वो अपने ऐसी अदब से ही पूरी दुनिया में सबसे कठोर भी माने जाते थे, पर वो इसी के साथ अपनी टेररिंग को भी नहीं भूले थे। वो सीधे आकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और फिर वो कुलदीप की तरफ देखते हुए बोले, तुम्हारा नाम कुलदीप है ना? जिस पर कुलदीप हकलाते हुए कहा, हाँ मेरा नाम ही है। अर्जुन ने अपने पिता की ओर देखते हुए कहा, डैड आप उससे नॉर्मल होकर बात करिए, वो बेचारा डर रहा है। जिस पर विजय वर्मा जोर से हंसने लगे थे। फिर वो बोले, माफ करना, मेरी ये आदत से मजाक करने की। जिस पर कुलदीप भी हंस गया था और फिर सब लोगों में कुछ देर तक बातें होने के बाद फिर अर्जुन के डैड ने उसे एक कार्ड दिया और वो बोले, ये तुम्हारे बैंक अकाउंट का कार्ड है, इसमें तुम्हारी मानी एक छोटा सा हिस्सा है जो तुम्हारे लिए काम आएगी। जिसके बाद अर्जुन के पिता ने एक सवाल पूछा, तो बताओ तुम बाहर पढ़ना चाहोगे या यहीं? मैं जानता हूं कि तुम्हें यह सोचने के लिए टाइम चाहिए होगा, पर माफ करना मैं तुम्हें इसके लिए बस 15 मिनट देता हूं।
इस पर अर्जुन ने जवाब दिया, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, मैं यहीं रहकर अपनी पढ़ाई को पूरा करूंगा। जिसे सुनकर एक पल तो अर्जुन के डैड हैरान हुए और फिर वो एकदम हंसने लगे। जब अर्जुन और कुलदीप ने उनके हंसने के पीछे का कारण पूछा तो वो बोले, जब ऐसे ही मैं पिता के सामने बैठा था तब उन्होंने मुझसे यही सवाल पूछा था और तुम सब जानते हो मैंने क्या जवाब दिया था। कुलदीप ने कहा, क्या आपने अर्जुन वाला ही जवाब दिया था? जिस पर अर्जुन के पिता ने कहा, बिल्कुल, तुमने सही समझा, मैंने यही जवाब दिया था। तब उन्होंने बताया, ये सवाल हर उस आदमी से पूछा जाता था जो तुरंत ही परंपरा को निभा कर आया हो। अगर वो यहीं रहकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाता था तो उसे पास कर दिया जाता था और फिर सब मान लेते थे कि वो पास हो गया है। फिर विजय जी उठे और बोले, मुझे अब जाना होगा। अर्जुन ने पूछा, पर कहाँ? विजय वर्मा ने कहा, तुम जानते हो ना कि मैं वर्मा ग्रुप का हेड हूँ। अर्जुन समझ गया और बोला, मैं समझ गया हूँ। जाते हुए विजय वर्मा जी ने अपने सिक्योरिटी से वो फोन देने कहा, जिस पर विजय वर्मा जी अर्जुन को एक फोन दिया और बोले, इसमें सारे के सारे उन आदमियों के नाम और फोन नंबर हैं जो तुम्हारी कभी भी मदद कर सकते हैं। तुम इन्हें अपने किसी भी काम के लिए फोन कर सकते हो। जिस पर अर्जुन ने फोन को अपनी जेब में रख लिया और फिर अपने पिता को अलविदा कहा और अपनी माँ से बात करने लगा। तब उसकी माँ भी खाना लगाने के लिए चली जाती है और तब तक अर्जुन की माँ आद्या से अर्जुन का कमरा दिखाने को कहती है। फिर वो सब ऊपर जाते हुए सीधे अजीज के कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां पर कई सारे फाइटर से लेकर कई सारे हीरो की फोटो भी लगी हुई थी। अर्जुन का इतना बड़ा कमरा देखकर कुलदीप बोला, भाई, आज क्या तू मुझे खुश करके मारने की सोच रहा है? जिस पर अर्जुन हंसते हुए बोला, चल पगले, कैसी बात करता है? तुझे पता है जब मैं 10 साल का था तब का कमरा है ये मेरा, और मैं उसी उम्र में घर से निकाला गया था। फिर आद्या सब दोनों अर्जुन के कपड़े दिखाती है। तब अर्जुन बोला, ये कमरा आज भी वैसा ही है जैसा मैं इसे छोड़कर गया था। आद्या बोली, भाई, तुम्हें पता है जब तुम यहाँ से गए थे तब से हर दिन माँ इस कमरे में साफ सफाई करवाती थी। चाहे माँ कुछ भी करना क्यों न भूल जाए, पर वो तुम्हारे कमरे की साफ सफाई को देखने के लिए हर दिन आती थी। और तुम्हें पता है माँ आज तुम्हारे आने की खुशी में इस कमरे में कई बार सफाई करवा दी है। जिस पर अर्जुन बोला, सच में? आद्या कुलदीप को अर्जुन के बचपन की कई सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर कुलदीप बहुत जोर से हंसने लगा था। और अर्जुन बोला, तू मेरे बारे में ही पूछती रहेगी या कुछ अपने बारे में भी बताएगी? जिस पर आद्या बोली, भाई, अब आप मुझे आद्या नहीं बल्कि मीनाक्षी बुलाओ। जिस पर अर्जुन बोला, तूने कब ये अपना नाम बदल लिया? जिस पर मीनाक्षी बोली, दरअसल भाई, मैंने इसकी परमिशन दादाजी से ले ली थी। और भाई, तुम जानते ही हो कि अगर दादाजी एक बार को कह देते हैं तो उसे कोई भी नहीं टाल सकता है। आखिर अब क्या होगा, ये जानने के लिए पढ़ते रहिए। CH8 अर्जुन का एक और दुश्मन। वैसे मीनाक्षी, दादाजी इस वक्त कहाँ है? इस पर मीनाक्षी बोली, भाई, जब से आप गए हैं तब से दादाजी दादी के साथ अपने विला में रहते हैं और वो विला समुद्र के बीचों बीच है। अर्जुन बोला, हाँ, मैंने एक बार न्यूज पर सुना था। इसके बाद सुधा आवाज देती है और सभी को खाने के लिए बुला लेती है। कुछ देर बाद जब सब लोगों का खाना खत्म हो जाता है तब सुधा अर्जुन से बोली, इस रविवार को तुम्हें अपने दादाजी से मिलने के लिए जाना होगा। वो तुमसे मिलने के लिए कब से बेताब है। अर्जुन ने खुशी के साथ कहा, क्या दादाजी मुझे बुला रहे हैं? सुधा ने अपने बेटे से कहा, हाँ, वो तुम्हें बहुत याद करते हैं और हाँ, वो कुलदीप से भी मिलना चाहते हैं। कुलदीप बोला, मुझसे क्यों? मैं तो उन्हें जानता भी नहीं हूं। जिस पर मीनाक्षी बोली, दरअसल तुमने जो भाई की मदद की थी उससे वो बहुत प्रभावित हुए हैं और इसी वजह से वो तुमसे मिलना चाहते हैं। अर्जुन ने वहां से जाने को कहा। तब मीनाक्षी बोली, भाई, आप अभी आए भी नहीं हैं और चले भी दिए। मैं आपसे गुस्सा हूं। जिस पर अर्जुन ने उसे मनाते हुए कहा, छोटी, मुझे कॉलेज का सप्लीमेंट भी पूरा करना है। जिस पर मीनाक्षी बोली, ठीक है, शर्त पर जाने दूंगी। अर्जुन बोला, और वो कौन सी शर्त है? जिस पर मीनाक्षी बोली, शुक्रवार को आप मेरे साथ शॉपिंग पर चलेंगे। जिस पर अर्जुन बोला, ठीक है, अब क्या मैं जा सकता हूं? जिस पर मीनाक्षी बोली, पूरी ठीक है। अर्जुन वहां से चला आया। वो अपने दोस्त के साथ टैक्सी में बैठकर अपने हॉस्टल में पहुंच गया था और फिर उसने उस दिन अपना काम पूरा किया और ऐसे ही अर्जुन का दिन बीत गया था। अगले दिन जब अर्जुन कुलदीप के साथ कॉलेज गया था तब वह अपनी क्लास में बैठा था। उसने देखा कि उसकी धानी राहुल की सीट पर उसके साथ छिपकर बैठी थी। अर्जुन को दुख तो हुआ, पर उसे इस बात का दुख नहीं हुआ कि वो उसे छोड़कर चली गई, बल्कि उसे इस बात का दुख था कि उसने ना चाहते हुए भी एक बड़ी अफसर को छोड़ दिया था।
जब राहुल ने देखा कि अर्जुन धानी की तरफ देख रहा है, तो उसने क्लास के बीच में धानी के कमर पर हाथ रख दिया। ये देखकर अर्जुन ने अपना मुंह फेर लिया और वो फिर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा था। कॉलेज के खत्म होने के बाद अर्जुन ने बिना कुछ बताए ही कुलदीप को अपने साथ टैक्सी में लेकर कहीं जाने लगा था। तब कुलदीप बोला, भाई बता तो सही हम कहाँ जा रहे हैं। जिस पर अर्जुन बोला, ये एक सीक्रेट है। कुलदीप बोला, अच्छा चल ठीक है, पर मुझे अपनी गाड़ी तो लेने दे। जिस पर अर्जुन बोला, उसे छोड़ना, हम आज टैक्सी में चलेंगे। जिस पर कुलदीप भी मान जाता है। अर्जुन फिर कुलदीप को अपने साथ गाड़ी के शोरूम में लेकर पहुंच जाता है। जब कुलदीप ने देखा कि अर्जुन उसे गाड़ी के शोरूम में लाया है, तो वो इसे देखकर बोला, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या तू अपने लिए गाड़ी लेने के लिए आया है? जिस पर अर्जुन बोला, हाँ, एक तेरे लिए और एक मेरे लिए। जिस पर कुलदीप बोला, सच में? जिस पर अर्जुन बोला, और क्या? जैसे ही वे अंदर जाते हैं, उनके पास एक लड़की आती है। वो बोली, हेलो सर, मेरा नाम धानवी है, क्या मैं आपको गाड़ी दिखा सकती हूँ? जिस पर अर्जुन बोला, जरूर। धानवी बोली, सर आपकी रेंज कितनी है गाड़ी की? जिस अर्जुन बोला, यहाँ की सबसे टॉप मॉडल वाली गाड़ी को दिखाओ। एक पल के लिए धानवी ने अर्जुन को देखा और अपने मन में बोली, ये लड़का दिखने में तो गरीब है और गाड़ी चाहिए टॉप मॉडल की। फिर उसने कुलदीप की ओर देखा और उसके अच्छे कपड़े देखकर वो बोली, जरूर, ये इनको गाड़ी दिलवा रहे हैं। जिसके बाद वो लड़की कुलदीप की ओर देखते हुए बोली, सर आपको किस तरह की गाड़ी चाहिए? जिस पर अर्जुन ने फिर कुलदीप से बात की और बोला, तुझे किस तरह की गाड़ी चाहिए? जिस पर कुलदीप बोला, मुझे स्पोर्ट्स गाड़ी चाहिए, मेरा इसे लेने का काफी दिनों से मन है। जिस पर अर्जुन बोला, हमें स्पोर्ट्स गाड़ी दिखाओ। इसके बाद धानवी जी सर कहकर उन्हें गाड़ी दिखाने लगी। तब अर्जुन ने अपने लिए ऑरेंज ब्लैक कलर में गाड़ी चुनी और कुलदीप ने अपने लिए ब्लैक कलर में गाड़ी चुनी। जिसके बाद फिर धानवी अपने बॉस को बुलाने के लिए चली गई। कुछ देर बाद वहां पर एक 25 साल का लड़का आया और वो बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है, गरीब? जिस पर अर्जुन बोला, अपनी जवानी संभाल कर, ठीक है ना? मैं यहाँ पर गाड़ी लेने के लिए आया हूँ। जिस पर 25 साल वाला लड़का, जिसका नाम रोहन था, वह बोला, तू गाड़ी लेगा? तेरी हैसियत भी है गाड़ी लेने की? जिस पर अर्जुन बोला, तुझसे कहीं ज्यादा है मेरी हैसियत। रोहन अभी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने वाला ही था कि अर्जुन ने अपनी जेब से वो फोन निकाला जो उसके पिता ने दिया था। फिर उसने एक फोन नंबर पर फोन किया और बोला, आपका ये मैनेजर मुझे यहां से भगा रहा है, मिस्टर चौहान। जिस पर मिस्टर चौहान घबराते हुए उसने फोन के जरिए बोला, सर मैं अभी आता हूं। उसे देखता हूं कि वो आखिर आपसे बात कैसे कर सकता है। अभी आप उसे मैनेजर को फोन दीजिए। इसके बाद अर्जुन फोन को रोहन को दे देता है। रोहन ने ना चाहते हुए भी वो फोन लिया और बात करने लगा। तभी एक बहुत चीख सभी को सुनाई दी। वो चीख उस फोन से ही थी। जिसके बाद रोहन ने फोन काट दिया और उस फोन को अर्जुन की तरफ फेंकते हुए बोला, तूने किसी वॉइस आर्टिस्ट से बात करवा दी थी क्या? वैसे मैं तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे मालिक कभी भी गुस्सा नहीं करते हैं, तो तू अगली बार पूरी जानकारी को इकट्ठा करके ही आना, ठीक है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए फोन उठाया और रोहन की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे मालिक से बात करवाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह गुस्सा नहीं करते। लेकिन अगर तुम यह नहीं समझ पा रहे हो कि मैं यहाँ गाड़ी खरीदने के लिए आया हूं और वो भी नकद, तो ये तुम्हारी समझ की कमी है। CH9 हिसाब चुकाना पड़ेगा। अर्जुन जब रोहन ने भागने की कोशिश की तो अर्जुन ने कहा, 2 मिनट बस, फिर तू मेरे पैरों में गिरा होगा। इस पर रोहन बोला, चल हट, भाग यहाँ से भिखारी। अभी वो कुछ बोलने ही वाला था कि वहां पर एक 48 साल का अधेड़ उम्र का आदमी पहुंचा। वो कई सारे मोशन से घिरा हुआ था। उसने सीधे वहीं पर पहुंच गया जहां अर्जुन इस वक्त कुलदीप से बात कर रहा था। तभी उसके सामने रोहन आया और बोला, बॉस, इसने अभी। वो कुछ बोल ही रहा था कि उस आदमी ने रोहन को एक तेज थप्पड़ मारा और बोला, तूने बॉस से ऐसे बात कैसे की? क्या तेरी औकात भी है इनसे ऐसे बोलने की? रोहन ने थप्पड़ खाने के बाद अपने चेहरे पर हाथ रख लिया और बोला, पर बॉस, मैंने किससे बदतमीजी की है? इस पर एमआर चौहान बोले, तूने अर्जुन सर से बदतमीजी की है। रोहन हैरान था। अभी वो कुछ बोलने वाला ही था कि मिस्टर चौहान ने उसकी गर्दन पकड़कर अर्जुन के सामने गिरा दिया और फिर मिस्टर चौहान ने उसके सिर पर पैर रखते हुए कहा, माफी मांग, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मिस्टर चौहान, जिनकी कंपनी वर्मा फैमिली के नीचे काम करने वाली एक छोटी सी कंपनी थी, डर रहे थे कि कहीं उनके इस बेवकूफ मैनेजर की वजह से उनकी कंपनी बंद ना हो जाए। अर्जुन ने देखा कि कैसे मिस्टर चौहान रोहन को पीट रहे हैं। उसने कुलदीप की ओर देखा, जो खुश था।
उसे खुश देखकर अर्जुन ने पूछा, तो कुलदीप बोला, ये तुझसे जिस तरह से बात कर रहा था, उसे देखकर मुझे इसे पीटने का मन कर रहा था, पर इसके ही बॉस ने मेरी इच्छा को पूरा कर दिया है। जिसके बाद अर्जुन मिस्टर चौहान को रोका और बोला, अब आप मुझे ऐसे बात करने दीजिए। जिसके बाद अर्जुन नीचे बैठा और बोला, अब बोल, क्या अब भी तू माफी नहीं मांगेगा? जिस पर रोहन बोला, नहीं बॉस, मैं माफी मांगूंगा। फिर रोहन ने अर्जुन के जूतों को अपनी शर्ट से साफ किया और बोला, सर, मुझे माफ कर दो। इस पर अर्जुन ने कहा, पर तुम तो मुझे भिखारी बोल रहे थे। इस पर फिर अर्जुन ने इशारा किया, जिससे मिस्टर चौहान ने रोहन को बाहर फेंकवा दिया। अर्जुन ने कहा, आपको रोहन जैसे लोगों को ना लेकर धानवी जैसे लोगों को लेना चाहिए। मैं उसके अंदर एक सफल मैनेजर की झलक देखी थी। धानवी को बेस्क में देखने से फटीचर लग रहा था, पर उसने अपने कस्टमर को इज्जत देना नहीं छोड़ा। जब धानवी ने अपनी तारीफ सुनी तो वह खुश हो गई थी और बोली, आपका धन्यवाद सर। इस पर मिस्टर चौहान बोले, जी सर, मैं आगे से ध्यान से लोगों को रखूंगा। जिसके बाद अर्जुन ने 2 गाड़ी का ऑर्डर दिया और फिर अर्जुन और कुलदीप ने अपनी अपनी मनपसंद के चेंजेस कराने के लिए बता दिए थे। तब कुलदीप ने धानवी से पूछा, वैसे हमारी गाड़ी को तैयार होने में कितना समय लगेगा? धानवी बोली, आपकी गाड़ी 2 से 3 महीने में तैयार हो जाएगी, जिसके बाद हम आपकी गाड़ी को आपके बताई जगह पर भेज देंगे। अर्जुन और कुलदीप दोनों अपने हॉस्टल में पहुंच गए थे और आराम कर रहे थे। तब कुलदीप बैठते हुए बोला, अर्जुन, तूने उस रोहन को क्या मजा चखाया है? पर एक बात बता, वो तो हमारे कॉलेज का भी नहीं है, फिर वो तुझसे ऐसे कैसे बात कर रहा था जैसे वो तुझे बहुत दिनों से जानता हो? जिस पर अर्जुन बोला, ये स्कूल का दोस्त है, जिसकी शोरूम में नौकरी लगने से अपने आप को तिस्मार खान समझता था। ये जब भी आता था तब ये मुझे बहुत ज्यादा तंग करता था और कभी कभी तो मुझे पिटवा भी दिया करता था। जिस पर कुलदीप बोला, अगर वो तुझसे कुछ नहीं कहता तो तू उसके साथ ये फिर भी करता? जिस पर अर्जुन बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं करता, बल्कि मैं उसकी काबिलियत को देखकर उसका प्रमोशन करवा देता था। खैर, उसे ये नहीं चाहिए था। तू ये छोड़ और ये बता, तुझे मेरी तरफ से तोड़ा कैसा लगा? जिस पर कुलदीप बोला, बहुत ही अच्छा। इससे कुलदीप के मन में अर्जुन की इज्जत और बढ़ गई थी, जिसके बारे में अभी अर्जुन को भी नहीं पता था। जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन दोनों अपने समय के हिसाब से कॉलेज जाते हैं। वहां आज वो सब अपनी क्लास में बैठकर पढ़ ही रहे थे कि क्लास के बीच में प्रिंसिपल आ जाते हैं और वो अपने साथ उन्हीं की उम्र की एक लड़की को लेकर आते हैं। वो बोले, आज हमारे इस कॉलेज में नई विद्यार्थी का एडमिशन हुआ है। इसका नाम काव्या है। जिसके बाद वो काव्या को बैठने की कहकर वहां से चले जाते हैं। तब सब लोग उसके लिए जगह बनाने में लग जाते हैं, क्योंकि वो थी ही इतनी सुंदर कि सब उसे अपने पास बैठाना चाहते थे। काव्या सीधे अर्जुन के पास वाली सीट पर बैठ गई थी। जब सबने देखा कि वो लड़की उस लड़के के पास बैठी है जिसे सबसे ज्यादा बेकार माना जाता है, तो इसे देखकर सब लोग उससे जलने लगे थे और कुछ लोग तो उसे परेशान करने की भी प्लानिंग भी कर चुके थे। तब अर्जुन के पास ही बैठा कुलदीप बोला, तेरी लाइफ सेट है, एक गई तो दूसरी भी मिल गई। ये सब बातें कुलदीप ने अर्जुन के कानों में कही थी। तब अर्जुन ने भी उसके कानों में कहा, तू चुप रहना भाई। जिसके बाद दोनों की क्लास अपने वक्त के साथ साथ चलने लगी थी। कुछ देर बाद कैंटीन की एक टेबल पर अर्जुन और कुलदीप बैठकर खाना खा ही रहे थे कि वहां पर काव्या भी आकर बैठते हुए अपनी आवाज में बोली, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ? जिस पर अर्जुन बोला, बिल्कुल, तुम यहाँ बैठ सकती हो। जिसके बाद जुन ने उससे पूछते हुए कहा, क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्लास के सबसे बदनसीब इंसान के पास बैठी हो? इस पर काव्या बोली, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं दरअसल मिडिल क्लास से हूं और मैंने भी कई लोगों के ताने सुने हैं, जिससे मैं जानती हूं कि एक लड़के या लड़की को क्या क्या सहना पड़ता है। CH10 शर्त बड़ी अनोखी है। जिसके बाद तो उन तीनों में बात का तौर ऐसे शुरू हुआ कि उन तीनों की बातचीत को देखकर सब लड़के जलने लगे। जिसके बाद दोनों ने अपनी बची हुई क्लास को किया और फिर दोनों अभी जाने वाले ही थे कि तभी वहां पर काव्या आ जाती है और बोली, क्या तुम दोनों मेरे साथ रेसिंग देखने चलोगे? अर्जुन बोला, कहां पर? काव्या बोली, दरअसल कॉलेज के कुछ लड़कों में रेसिंग करने वाले हैं और उस रेसिंग में कुछ लड़कियों को भी बुलाया है, तो इसलिए तुम दोनों मेरे साथ चलोगे? कुलदीप बोला, अगर हम चलते भी हैं तो इससे बाकी के लोग उल्टा हमारे पीछे तुमको ही बुरा भला बोलेंगे। काव्या बोली, इससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, तो तुम मेरे साथ आ रहे हो या नहीं? अर्जुन ने कहा, ठीक है हम आएंगे, पर अपनी गाड़ी से। जिस पर फिर काव्या जगह और टाइम बताकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद अर्जुन कुलदीप की पुरानी वाली गाड़ी में उसके साथ जा ही रहा होता है कि उसके पास फोन आता है। जब अर्जुन उस फोन को उठाया और बात की तो उसे पता चला कि उसकी गाड़ी तैयार है।
जिस पर अर्जुन समझ गया था कि ये सब मिस्टर चौहान ने उस गलती को सुधारने के लिए किया था। तब उसे धानवी की आवाज आई और वो बोली, सर, आपका बहुत धन्यवाद। जिस पर अर्जुन समझ में नहीं आया और वो बोला, किस लिए धन्यवाद? जिस धानवी बोली, जब मेरी तारीफ मेरे बॉस के समान की थी ना, तब उन्होंने मुझे मैनेजर की पोस्ट दे दी थी। इसलिए अर्जुन ने उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस किया और बोला, हम दोनों ही अपनी गाड़ी को लेने के लिए शाम को पहुंच जाएंगे। जिस धानवी ने कर फोन को रख देती है। जिसके बाद अर्जुन सारी बात कुलदीप को बताता है, जिससे वो खुश हो जाता है और वो बोला, आज तो हम उन सब की औकात दिखा के ही रहेंगे। और फिर दोनों शाम को गाड़ी के शोरूम में पहुंच जाते हैं। और जब दोनों अपनी मॉडिफिकेशन हुई गाड़ी को देखते हैं तो दोनों ही खुश हो जाते हैं। जिस बाद अर्जुन धानवी के कम की एक बार फिर तारीफ करता है और फिर काका था दोनों अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए एक दूसरे को आंख मारी और दोनों फिर वहां से निकल गए। वही एक छोटा सा बार जिसका नाम सेंट्रल वो हाईवे से थोड़ी दूर पर था और कहां पर अक्सर रात में कई सारे जवान और अमीर घर के लड़के अपने मजे के लिए गाड़ी की रेसिंग के लिए आते थे। वो इलाका दो जगह से गिरा हुआ था, एक जो हाईवे के पास थी और दूसरा जंगल से गिरी हुई थी। गाड़ी की बोर्ड आदि सेफ और आदि खतरनाक जगह थी। उस बार के पास में कई सारी गाड़ी खड़ी हुई थी और वे सब रेसिंग की गाड़ी थी। कुछ देर में रेसिंग शुरू होने वाली थी और कुछ लड़के वहां पहुंचे थे जो रेसिंग के लिए आए थे। उनमें से एक राहुल भी था जो फिर काव्या से बोला, तुम खिसक क्यों इंतजार कर रही हो? और काव्या ने उत्तर दिया, मैं और किसी को नहीं बल्कि अर्जुन और कुलदीप को बुला रही हूं। जिस पर कुछ लोग उसे पसंद भी नहीं करते थे, पर यह बात काव्या को पसंद नहीं आई और वो बोली, वो भी तो इंसान है, बिल्कुल हमारी तरह ही, और अपने ऊपर लेकर देखो, क्या तुम्हें ये सब अच्छा लगता? पर कुछ लोग तो नीचे सिर कर लेते हैं, पर राहुल और अजय जैसे लोग बस वह तो नाटक कर रहे थे। वे दोनों ही अर्जुन को काव्या के सामने गिराने की कोशिश करने लगे थे। तभी दो गाड़ियों का दरवाजा खुला और उन दोनों की गाड़ियों में से एक एक इंसान निकला। जब सब लड़कों और लड़कियों ने उन दोनों को देखा तो सब हैरान थे, और वो सब उस इंसान को देखकर हैरान थे जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। ऑरेंज गाड़ी में से अर्जुन निकाला गया था और दूसरी गाड़ी में से कुलदीप निकाला गया। तब एक लड़के ने अजय और राहुल के कानों के पास आकर कहा, ये तो लुइस रेसिंग कंपनी की गाड़ी है जो अभी ही लॉन्च हुई है। जिसे सुनकर दोनों ही अर्जुन से और भी ज्यादा नफरत करने लगे थे। और तब अजय बोला, बेटा अब तू अपनी चिंता करना कि आखिर तू आज जिंदा बच भी पाएगा। जिसके बाद फिर काव्या अर्जुन के पास पहुंची और वो बोली, तुम्हारे पास ये गाड़ी कैसे आई? कहीं तुमने ये गाड़ी किसी से रेंट पर ली है? जिस अर्जुन बोला, ये मेरी ही गाड़ी है। जिसके बाद राहुल बोला, मुझे लगता है भिखारी अब किसी को पटाने के लिए कोशिश कर रहा है। जिसके बाद सभी लोग हंसने लगे थे। तब फिर सबने नाश्ता किया और फिर सब लोग रेसिंग के लिए पहुंच गए थे। तब वहां पर एक मोटा आदमी आया और बोला, जो भी गाड़ियों पर दाव लगाना चाहता है वो यहां आ जाए। जिस फिर वहां पर कुछ लोग पहुंच जाते हैं और अपनी बोली भी लगाते हैं। तब उधर अजय ने राहुल को एक आंख मारी और फिर वो दोनों अर्जुन के पास चले गए थे। वो दोनों अर्जुन को मजबूर करके उसे सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए वो आए और बोले, अर्जुन तू कैसा? जब अर्जुन ने ये सुना तो उसे कुछ दाल में काला दिखा। जिसके बाद अर्जुन ने भी उससे ऐसे बात की जैसे वो उसकी बातों में आ गया हो। जब राहुल बोला, अर्जुन क्या तुम हमारे साथ रेसिंग करोगे? जिस पर अर्जुन बोला, ठीक है मैं तैयार हूं। राहुल मुस्कुराते हुए का नाटक करते हुए कहा, तो हम इस रेसिंग को और भी मजेदार बनाते हैं। जिस पर अर्जुन ने भी हाँ कर दिया। फिर राहुल बोला, जो भी हारेगा उसे होठों से होठों मिलाकर किस चुंबन का चिन्ह करना होगा, पर किसी लड़की के साथ नहीं बल्कि एक फीमेल डॉग के साथ, समझे? जिस सुनकर कुलदीप ने अर्जुन के कानों में कहा, तू मना कर दे, ये कैसी शर्त तेरे से लगा रहे हैं? जिस अर्जुन बोला, तो इसकी चिंता मत कर, मैंने भी गोटियां नहीं खेली है, बस अब तो देखता जा। जुसक बाद अर्जुन ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, अब दोनों बताओ कि कौन आ रहा है? जिस पर दोनों बोले, हम दोनों ही। जिस पर अर्जुन बोला, तुम दो और मैं एक, ये तो बहुत नाइंसाफी है। जिस अजय उसे मानने के लिए कहा, अगर हम दोनों हारते हैं तो हम दोनों किस करेंगे? जिसके बाद अर्जुन मान जाता है और जाना के लिए सुनता रहे RS नॉवल स्टोरी।